अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग महा टेट का जो सेट 5 चल रहा है उसके रीजनिंग के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो वीडियोस में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने 15 से 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम उतने कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है इस मालूमात की बिना पर ऑलरेडी दो क्वेश्चन हम लोग ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये एक कहानी के कुछ जुमले होते हैं जो कि आगे पीछे दिए जाते हैं। इन जुमलों को हमको तरतीब देना होता है और फिर जो दिया गया सवाल है उसका जवाब ढूंढना होता है। तो ऐसी मालूमात के ऊपर इसे कॉम्प्रीहेंशन कहा जाता है, यानी हमको समझना होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये। तो ऐसे जो मालूमात होती है इसके ऊपर कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन एक ही इंफॉर्मेशन के ऊपर दिए जाते हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसको आपने सही तरीके से रीअरेंज कर दिए तो आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और जो एक है सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें भी एक ही मालूमात के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे भी आपको ड्रॉप नहीं करना है। ओके, थोड़ा सा वक्त देकर इन्हें आपको सही तरतीब देकर या जो भी मालूमात है उसके हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना या फिगर वगैरह बनाकर रख देना है, ताकि आगे के सवालात में आपका टाइम बच सके। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। अब मैं वापस से इनको रीअरेंज करती हूँ क्योंकि पिछली 2 वीडियोस में मैं कर चुकी हूँ। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार रीअरेंज कर देती हूँ। तो देखिए क्या सेंटेंस है। अब यहाँ पे पहले हमको सेंटेंस को रीअरेंज करना है और उसके बाद ये जो मेन सवाल है उसको देखना है। क्या है मेन सवाल के रीअरेंज करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंजमेंट करने के बाद पांचवा जुमला कौन सा होगा, हमको ये देखना है यहाँ पर। तो देखिए दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला पांचवा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सवाल दिया गया है। तो पहले हम तरतीब दे देते हैं इनको। ओके, तो देखिए सबसे पहला जुमला जो है वो क्या आएगा कि अ लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ मंकी हु लिव्ड इन अ रोज एप्पल ट्री बाय द साइड ऑफ अ रिवर, यानी बहुत वक्त पहले एक बंदर था जो दरिया के किनारे एक लाल सेब के पेड़ पर रहता था। यानी यहाँ पर क्यों इसका फर्स्ट सेंटेंस होगा। वन डे अ क्रोकोडाइल केम आउट ऑफ द रिवर, यानी एक दिन मगरमच्छ दरिया से बाहर आई, तो यहाँ पर पी जो है सेकंड नंबर पर आएगा। ही swam up to the tree and told the monkey that he was very hungry, यानी वो पेड़ तक तैरा और बंदर से कहा कि वो बहुत भूखा है। एस यहाँ पर थर्ड आएगा। उसके बाद द काइंड मंकी आर, देखिए द काइंड मंकी ऑफर्ड हिम अ फ्यू रोस्ट एप्पल, यानी रहमदिल बंदर ने उसे कुछ लाल सेब दिए, तो आर फोर्थ आएगा। उसके बाद क्या है फिर, द क्रोकोडाइल थैंक्ड हिम एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड विजिट हिम अगेन, यानी मगरमच्छ ने उसका शिकार किया और कहा कि क्या वो दोबारा आ सकता है, यानी टी जो है यहाँ पर लास्ट होगा। तो क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी पांचवा जो है अरेंजमेंट के बाद कौन सा होगा। तो कौन सा नजर आ रहा है हमको पांचवा यहाँ पर, टी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, फिर टी होना चाहिए। तो देख लेते हम लोग। देखिए टी जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा इसका सही जवाब। तो इस तरह से आपको रीअरेंज करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, समझना है और फिर रीअरेंज करने के बाद जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर हमको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फिगर गिवन बिलो, यानी हमको यहाँ पर इसकी मिरर इमेज क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि ये जो फिगर है इसकी मिरर इमेज, यानी यहाँ पर देखिए ऐसा जो बना हुआ है ये निशान, इसका मतलब है कि इस साइड में इस फिगर की मिरर इमेज किस तरह से बनेगी, हमको ये देखना है। तो देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, सिर्फ उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे कैसे होगा, देखिए ये जो इधर साइड का जो एरो है वो इधर साइड में हमको नजर आएगा, बराबर। लेकिन उसका जो है जैसे ये एरो नीचे की जानिब है तो ये ऊपर की जानिब नजर नहीं आएगा, सिर्फ दाएं बाएं यहाँ पर चेंज हो जाता है, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर यहाँ पर नहीं होता है। तो सिर्फ हमको देखिए ये कहाँ नजर आ रहा है एरो, हमको जो अंदर की साइड एरो है वो हमको दाएं में नजर आ रहा है, तो कहाँ पर बन जाएगा, वो बाएं में बन जाएगा, क्योंकि दाएं बाएं की पोजीशन चेंज होती है। सेम उसी तरह से ये ऊपर की जानिब है तो ऊपर की ही जानिब होगा, लेकिन ये हमको बाएं जानिब नजर आ रहा है तो ये हो जाएगा फिर दाएं जानिब, यानी ये इस जानिब हो जाएगा इस तरह से,
बराबर। लेकिन एरो की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होंगी, ऊपर नीचे नहीं होंगी, सिर्फ दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हमको वो दिखाई देगा। तो इस तरह से ये फिगर बन जाएगा। तो कहाँ पर नजर आ रहा है हमको ऐसा फिगर? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। तो मिरर इमेज के सवाल हल करते टाइम आपको सिर्फ ये देखना है कि ना ही छोटे से बड़ा होता है, ना ही बड़े से छोटा होता है, और ना ही ऊपर की चीज नीचे आ जाती है और नीचे की चीज ऊपर। सिर्फ जो भी पोजीशन है बस वो दाएं और बाएं का वहां पर इंटरचेंज होता है, कि जो चीज हमको दाएं में नजर आती है वही चीज हमको सेम बाएं में नजर आती है। ओके, तो यहाँ पर दाएं और बाएं की पोजीशन का चेंज होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसकी मिरर इमेज सही तरीके से तैयार होंगी। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर गिवन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट बट नॉट फ्रॉम वन स्टेटमेंट अलोन। यानी हमको यहाँ पर जो कंक्लूजन गिवन है वो ये दोनों स्टेटमेंट को फॉलो करने चाहिए, हमको ऐसे कंक्लूजन को सिलेक्ट करना है। सिर्फ किसी एक को फॉलो नहीं करें बल्कि दोनों को भी फॉलो करें, ऐसे स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, यानी जो दोनों पर फिट बैठे, दोनों के हिसाब से सही हो। बराबर, यानी मुतबादिल मुंतखब करे जो दिए गए दोनों बयानात के मुताबिक है लेकिन अकेले एक बयान से नहीं है। तो अब यहाँ पर बयान क्या है वो देख लेते हैं, हम उसके हिसाब से फिगर ड्रॉ करते हैं कि सम बुक्स आर बुक्स। अब यहाँ पे देखिए मैं फिगर कुछ इस तरह से बनाती हूँ। सपोज ये बुक्स का है तो क्या कहा जा रहा है, तो देखिए सपोज ये बुक्स का है तो सम बुक्स को क्या कहा गया है, बुक्स। तो सम जब कहा जाता है तो दो सर्कल के हाफ हाफ जो है वो सिर्फ मिलते हैं, बाकी के जो हाफ रहते हैं वो अलग रहते हैं, क्योंकि सम कहा गया है, कुछ ही कहा गया कि कुछ किताबें बुक्स है। अब दूसरा क्या है देखिए, सम बुक्स आर नॉट कुक्स। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ बुक्स जो है वो बावर्ची नहीं है, मतलब सम ब्रुक्स आर नॉट कुक, यानी सम कहा गया है कि कुछ ब्रुक्स जो है वो कुक नहीं है, लेकिन कुछ तो होंगे ना, जब कुछ नहीं है कहा है तो जो बाकी के आधे होंगे वो होंगे कुक। यानी यहाँ पर देखिए ये हो गया बुक का। ओके, मैं नीचे ड्रॉ करती हूँ क्योंकि मेन क्वेश्चन जो है वो नीचे है। ओके, तो देखिए क्या सवाल था हमारा कि सम बुक्स आर, यानी कुछ किताबें ब्रुक्स है, तो ये कुछ किताबें और ये ब्रुक्स का हो गया। फिर क्या कहा गया, कुछ ब्रुक्स बावर्ची हैं। अब ऊपर नॉट लिखा है और उर्दू में है लिखा है, तो मतलब हमको आधा लेना है आधा नहीं लेना है। तो देखिए ये हो गया बुक्स का, बुक्स का, ये हो गया ब्रुक्स का, और यहाँ पर देखिए ये ब्रुक्स का हो गया, और थर्ड वाला क्या है, कुक का है। ओके, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कुछ किताबें ब्रुक्स है, तो देखिए ये कुछ किताबें, ये वाला हिस्सा ब्रुक्स में आ रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा ब्रुक्स है कुछ किताबों का, और ये जो बचा हुआ हिस्सा ये नहीं है। उसके बाद क्या कहा गया है कि कुछ ब्रुक्स जो है वो बावर्ची है, तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है ब्रुक्स का ये बावर्ची में आ रहा है, कुक में आ रहा है, और ये जो ब्लैंक वाला है ये इसमें नहीं आएगा फिर। ओके, तब ये मालूमात की बिना पर हमको ये देखना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो देखिए सम बुक्स आर कुक, देखिए यहाँ पर है बुक्स और यहाँ पर है कुक, इनमें कोई ताल्लुक बताया गया है क्या, नहीं, तो ये वाला फॉलो करेगा क्या, फिर नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए सम बुक्स आर नॉट कुक, अब यहाँ और क्या कहा गया है कि कुछ बुक कुक्स नहीं है, जबकि दोनों का कोई ताल्लुक ही नहीं बताया गया है, तो हम दोनों में रिलेशन कैसे बता सकते हैं कि बुक्स और कुक्स का, ना ही ये बताया गया है कि सम बुक्स आर कुक्स, यानी सम बुक्स कुक है या नहीं, या फिर सम बुक्स आर नॉट कुक। तो यहाँ पर इनमें कोई खास रिलेशन नहीं बताया गया है, क्योंकि इस फिगर को के हिसाब से बुक और जो कुक है इनमें किसी भी तरह का, सॉरी बुक्स और जो कुक है इनमें किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक नहीं बताया गया है कि है या नहीं है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो सम बुक्स आर कुक्स हम ये भी नहीं बता सकते है या नहीं है, और सम बुक्स आर नॉट कुक हम ये भी नहीं बता सकते। तो इसका आएगा नन ऑफ नन फॉलोज, यानी कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है या कोई भी मुताबिक नहीं है मालूमात के हिसाब से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन का क्वेश्चन है, कि क्या है यहाँ पर, इन द क्वेश्चन बिलो देयर आर फ्यू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय फ्यू कंक्लूजन, you have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance with commonly known fact, and then decide which of the given conclusion logically
follows from the given statement। अब यहाँ पर क्या है देखिए, मंदरजैल सवाल में कुछ बयानात के बाद कुछ नताइज मौजूद है। अगर आपको आमतौर पर जाने जाए हकाइक के साथ भी मुतगय्यर होने लगे, तो भी आप दिए गए बयानात दिमाग में रखें और फिर इस बात का फैसला करें कि झैल में दिया गया कौन सा नतीजा मंतिकाना तौर पर दिए गए बयानात की पैरवी करता है। तो अब देखिए यहाँ पे बयान क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरह से बयान है कि जे जो है वो सी से छोटा है, सी और टी दोनों इक्वल है, टी जो है वो इक्वल और बड़ा है यू से, यू इक्वल और बड़ा है आर से, और और एन जो है वो इक्वल है। इस तरह से ये बयान है। अब हमको क्या है, मेन पहले हमको कंक्लूजन देखना है। क्या है फर्स्ट कंक्लूजन, कि एन बड़ा है सी से। देखिए एन कहाँ पर है, यहाँ पर, सी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखिए अब हम इसका कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से है, जे ग्रेटर देन सी इज इक्वल टू टी ग्रेटर देन और इक्वल टू यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, और ये है इक्वल एन। अब हमको किसका बताया गया है, एन और सी का। तो देखिए सी यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सी और टी है ये इक्वल है, तो यहाँ पर सी और टी जो है वो इक्वल है, यानी हम टी की जगह पर सी को भी ले सकते हैं और सी की जगह पर टी को भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आर और एन जो है वो इक्वल है, यानी हम आर की जगह पर एन ले सकते हैं और एन की जगह पर आर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये कंक्लूजन, ये कैसे बने सेंटेंस बनेगा, तो देखिए कुछ इस तरह से होगा कि हमने टी की जगह पर यहाँ पर सी ले लिए और आर की जगह पर एन लिए। तो अब इस हिसाब से क्या हो रहा है कि सी ग्रेटर देन और इक्वल टू यू, अब यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। तो यहाँ पर देखिए जो एन और सी में फिर क्या रिलेशन है कि जो सी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है एन के, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ कहा गया है कि एन जो है स्मॉलर देन सी है या सी जो है वो ग्रेटर देन एन है, लेकिन यहाँ पर क्या है और एक साइन इक्वल की भी है। तो ये वाला फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरे के पूरा जो दिया गया है हमको उस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर क्या है कि सी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है एन के, तो इस हिसाब से फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो गया। अब यू जो है वो ग्रेटर देन जे है क्या, हमको ये देखना है। अब कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं, वापस से मैं ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर जे है, यहाँ सी है, फिर इक्वल टू है, ये टी है, कुछ इस तरह से यू, फिर कुछ इस तरह से आर, और ये है एन। अब अगर हम इनका प्लेस इंटरचेंज भी करते हैं तो मुझे कहाँ क्या क्या देखना है, यू देखना है और जे देखना है। ओके, तो अब देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये जो टी है, टी की जगह पर हम क्या करेंगे, सी को ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सी ग्रेटर देन और इक्वल टू यू। तो देखिए अब सी जो है इस तरह से हम लोग ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पर उसके बाद जैसा है वैसा ये इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या था हमारा, आर था। अब यहाँ पर देखिए यू और सी में क्या कनेक्शन है कि यहाँ पर क्या है, सी ग्रेटर देन और इक्वल टू है यू के, जब बराबर, और यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है यू के, लेकिन देखिए सी जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन जे भी है, यानी सी क्या आएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन जे भी तो गिवन है ना यहाँ पर हमको क्वेश्चन के अंदर। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो जे और यू का जो ताल्लुक है हम नहीं डिसाइड कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है रिलेशन ब्रेक हो रहा है। कैसे ब्रेक हो रहा है, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं सवाल में बताती हूँ आपको कि यहाँ पर जे है ये ग्रेटर देन सी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो टी है, टी की जगह पर भी अगर मैं सी ले लेती हूँ तो कैसे आएगा कि ये जो टी और सी क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर टी के अगर मैंने प्लेस हटा दी और इसकी जगह पर अगर मैंने सी को ही रहने दी, तो सी कैसा है, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू यू आ जाएगा। तो देखिए जे और यू में क्या ताल्लुक है, कैसे डिसाइड करेंगे, अगर सपोज यहाँ पर ये ऐसे होता, ऐसे दोनों भी ऐसे इस तरह से होते, तो हम बता सकते थे कि जो यू है वो ग्रेटर देन है जे से, क्योंकि यहाँ पर एक ही जो सिंबल है उसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सी की वजह से ये ब्रेक हो गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंबल कैसे हो गए हैं, अपोजिट आ गए हैं दोनों तरफ, तो इनके बीच में कोई भी ताल्लुक, कोई भी रिलेशन डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दो भी जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो नाइदर वन नॉर टू यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू इज ट्रू।
इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। तो इस तरह से आपको अगर इक्वल का साइन है, ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर और इक्वल दोनों है, तो बराबर उसी हिसाब से आपको कंपेयर करना है। किसी भी एक को हम ड्रॉप नहीं कर सकते जब हमको सवाल में दिया गया है। तो अगला सवाल देखिए क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द सीरीज एंड इंसर्ट द नंबर। अब देखिए बहुत ही आसान नंबर सीरीज है ये। अब देखिए अगर हम आगे की सीरीज को गौर करें तो देखिए अभी अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें, आगे की जो सीरीज है ब्लैंक स्पेस को अगर छोड़कर हम आगे के नंबर को अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 8 और 16 में क्या रिलेशन है, 8 इंटू 2 है, मतलब उसका डबल है। वैसे ही 32 16 का डबल है, 64 32 का डबल है, 128 जो है वो 64 का डबल है, और 256 जो है वो 128 का डबल है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 का डबल आ जाएगा और वो क्या है, 4 है। तो यानी यहाँ पर इंटू 2 वाला पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, और 32 इंटू 2 64, फिर 64 इंटू 2 हो जाता है 128, और 128 इंटू 2 करने के बाद आता है 256। तो बहुत ही आसान सीरीज थी, जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है और उसका कंक्लूजन यानी उसका नतीजा क्या हो सकता है, हमको वो देखना है। तो स्टेटमेंट क्या है हम देखते हैं। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं रीड कर रही हूँ, या तो फिर चलो कर देती हूँ कि द क्वेश्चन बिलो हैज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन नंबर 1 एंड 2, बेस्ड ऑन दिस चूज द ऑप्शन दैट इज मोस्ट सुइटेबल। यानी क्या है देखिए उर्दू में कि दिए गए इसकी बुनियाद पर इंतहाई मौजू ऑप्शन का इंतखाब कीजिए। देखिए इसका मतलब क्या है, उर्दू में बहुत कंफ्यूजन है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है और दो कंक्लूजन दिए गए हैं। तो जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से कौन सा कंक्लूजन सही है हमको वो सिलेक्ट करना है। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है देखते हैं हम कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज बैंड द यूज ऑफ डीजल ऑटोज फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन। यानी जो क्या है कि दिल्ली की जो हुकूमत है उसने आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए डीजल ऑटोज के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। तो अब इसका किस नतीजे के बिना पर ऐसा किया गया है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, डीजल ऑटो कॉज पोल्यूशन, यानी डीजल ऑटोज आलूदगी पैदा करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसी वजह से तो उस पर बैन किया गया है। सेकेंड वाला क्या है कि डीजल बसेस आर इको फ्रेंडली। ऐसा नहीं हो सकता कि जब डीजल ऑटो के अंदर डीजल इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वजह से अगर पोल्यूशन हो रहा है, तो वही अगर डीजल बसेस में या किसी और भी व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा तो सेम टाइप का पोल्यूशन वहां से भी क्रिएट होगा। तो ये इसका सही नहीं हो सकता कि डीजल बसेस आर इको फ्रेंडली है, यानी डीजल बसेस जो है वो माहौल दोस्त है, ऐसा नहीं है। तो देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए की जो है यहाँ पर सूट कर रहा है कि इसके नतीजे में ऐसा किया गया है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने जो डीजल ऑटोज है उस पर पाबंदी आयद कर दी है। तो सिर्फ कंक्लूजन 1 क्या है यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो ये हो जाएगा डीजल ऑटोज कॉज पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो क्या है देखिए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर ए में ही नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ओके, अब देखिए अगला जो सवाल है वो पासे से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सवाल क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर सवाल गिवन है कि from the given four positions of a single dice, find the number of dots at the face position टू द फेस हैविंग 5 डॉट्स। यानी एक पासे की दी गई चार हालतों में से एक पासे के मुंह पर नुक्ते की गिनती को दरियाफ्त कीजिए जिसके सामने वाले पासे के मुंह पर 5 नुक्ते हैं। देखिए इन शॉर्ट यहाँ पर क्या करना है कि हमको 5 नुक्ते वाला जो फेस है उसका, तो उसके अपोजिट में कौन सा फेस आएगा हमको ये देखना है कि इसके अपोजिट में कौन सा फेस यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 5 पॉइंट कहाँ पर है। देखिए इस फिगर के अंदर हमको 5 पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब उसके दूसरे पॉइंट्स को हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। तो और 4 और 6 हमको कौन से पासे में नजर आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 4। बस अभी कुछ नहीं करना है, इन्हीं दो पासे को हमको कंपेयर करना है, बाकी के दो पासों से हमें कोई लेना देना नहीं। ये वाला और ये वाला यहाँ पर किसी काम का नहीं है। अब इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं
तो यहाँ पर जो कॉमन है हमको उसको छोड़ देना है। ये 4 4 कॉमन है, इसको हम छोड़ देंगे। 6 6 कॉमन है यहाँ पर, तो 6 वाले को भी हम ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 है और जो 5 है जो बच गए कॉमन के अलावा, तो ये दोनों फेसेस जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 5 का जो अपोजिट है वो क्या होगा, फिर 3 होगा। मतलब कितने डॉट आएंगे 5 के अपोजिट फेस पर, 3 डॉट आएंगे। ओके, तो इस तरह से ऐसे सवालात को करना है कि सबसे पहले तो हमको जो भी सवाल दिया जाता है उस फेस वाले पासे को ढूंढना है, फिर उसके बाद उसमें जो दिए गए बाकी के 2 फेसेस है उस पर कितने नुकात है या कौन से नंबर है, कौन से अल्फाबेट है, उसको मैच करना है दूसरे वाले पासे से जहां पर सेम नुकात या सेम मौजूद है। उसके बाद जो कॉमन है उसको हमको छोड़ देना है, और जो बच जाते हैं, जैसे 4 4 कॉमन था तो इसको छोड़ दिया हमने, 6 और 6 कॉमन था तो इसको छोड़ दिए। तो क्या बच गया, यहाँ पर 5 पॉइंट बच गए, यहाँ पर 3 पॉइंट बच गए। तो बस यही 5 और 3 जो है एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे। तो 5 वाला जो 5 पॉइंट वाला या 5 नुकात वाला जो फेस है उसके अपोजिट में कितने नुक्ते आएंगे, फिर 3 नुक्ते। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ईच क्वेश्चन हैज अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल ए बी सी एंड डी। चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन द फर्स्ट स्टेटमेंट implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement। यानी यहाँ पर जो मेन जुमला दिया गया है इसके हिसाब से 2 स्टेटमेंट कौन से हैं जो लॉजिकली कंसिस्टेंट है, रिलेटेड है। अब मेन स्टेटमेंट क्या है देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए मेन जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द बुक इज ईदर इंटरेस्टिंग और बोरिंग। यानी किताब जो है वो या तो दिलचस्प है या बोरिंग है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे जो सवाल है आइदर और वाले, तो उसको क्या करना है कि जो और के बाद वाला होता है ना उसको नॉट पकड़ना है कि वो बोरिंग नहीं है। यानी कैसे आएगा, द बुक इज नॉट बोरिंग और द बुक इज इंटरेस्टिंग। यानी जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको करेक्ट मानकर चलना है और के साथ जो आया है उसको इनकरेक्ट मानकर चलना है। तो इस हिसाब से लॉजिकली कंसिस्टेंट कौन से होंगे फिर, कि द बुक इज नॉट बोरिंग, द बुक इज इंटरेस्टिंग। मतलब डी और ए यहाँ पर लॉजिकली कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो आइदर और वाले में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है के और के बाद जो आता है उसको हमको नॉट लेना है, मतलब उसको निगेटिव सेंस में पकड़ना है, और आइदर के साथ जो आता है उसको हमको पॉजिटिव में पकड़ना है। ओके, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, यही रूल को आपको फॉलो करना है और आंसर तक पहुंचना है। तो यहाँ पर ए और डी इसका सही जवाब होगा, डी ए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है, डी ए। तो देख सकते हैं आप, ये है ऑप्शन नंबर बी मौजूद, डी ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्या है, below in each questions are given two statements, one and second. These statements may be either independent cause or may be the effect of dependent cause, independent cause. One of these statements may be the effect out of the other statement. Read the both statement and decide which of the following answer choice correctly depict the relationship between these two statement। अब देखिए सवाल क्या है कि यहाँ पर 2 जुमले दिए गए हैं हमको, उर्दू में मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं समझा देती हूँ कि यहाँ पर 2 जुमले हमको दिए गए हैं। इनमें से ये 2 जुमले या तो किसी आज़ाद वजह की वजह से उसका नतीजा हो सकता है, या दोनों में से कोई एक वजह हो सकती है और दूसरा उसका नतीजा हो सकता है, या दोनों भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, दोनों अपनी अपनी अलग वजह हो सकते हैं या अलग अलग नतायज हो सकते हैं। तो सही इनके बीच में क्या ताल्लुक है, सही रिलेशन क्या है दोनों जुमले के अंदर, क्या दोनों आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, या एक नतीजा है और एक उसकी वजह है। तो हमको ये डिसाइड करना है। तो देखिए पहला जुमला क्या है, हम फर्स्ट जुमले को देखते हैं यहाँ पर कि द फार्मर इन ड्रॉट कि the farmers in drought affected area are not selling their products to the government। यानी कहत ज़दा इलाकों के जो किसान हैं वो अपने जो अनाज है वो गवर्नमेंट को नहीं सेल कर रहे हैं। अब सेकेंड वाला क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द प्रिकरमेंट रेट्स एट विच इट बाइज फ्रॉम द फार्मर। यानी हुकूमत ने किसानों से फसल की खरीदारी की कीमतों में कमी कर दी है।
तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहली वजह है और दूसरा उसका नतीजा है कि हुकूमत ने किसानों से फसल की खरीदारी की कीमतों में कमी कर दी है, इसलिए कि कहत ज़दा इलाकों के जो किसान हैं वो अपनी पैदावार हुकूमत को फरोख्त नहीं कर रहे हैं। तो पहली वजह है और दूसरा उसका असर है। ओके, सॉरी, दूसरी वजह है, दूसरी वजह है और पहला उसका असर है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट सेकेंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज द इफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट सेकेंड इज द कॉज और स्टेटमेंट वन इज द इफेक्ट, यानी किसान हुकूमत ने कीमत में कमी कर दी है इसलिए किसान फरोख्त नहीं कर रहे हैं। तो वजह क्या है, कीमत में कमी, और उसका असर क्या है कि किसान फरोख्त नहीं कर रहे हैं। तो बी इज द कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज द इफेक्ट आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, एम इज सिस्टर ऑफ डी, आर इज ब्रदर ऑफ डी। अब देखिए हम इस हिसाब से बनाते चलते हैं कि एम कौन है, डी की सिस्टर है। ओके, एम कौन है, सिस्टर है डी की, और आर इज ब्रदर ऑफ डी, अब आर कौन है, इसका ब्रदर है। ओके, एफ इज फादर ऑफ एम, अब एफ कौन है यहाँ पर, एफ जो है इनका फादर है, फादर ऑफ एम, एंड टी इज मदर ऑफ आर, और टी जो है ये आर की मदर है, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। कौन है मदर, टी है। ओके, किसकी मदर है, आर की मदर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू टी, तो डी और टी का क्या रिलेशन होगा, तो डी भी यहाँ पर क्या होगा, टी का सनी होगा। क्या कहा गया है कि एम इज द सिस्टर ऑफ डी और आर इज ब्रदर ऑफ डी। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो डी के बारे में है वो सही तरीके से नहीं बताया गया है कि वो भाई है या बहन है। देखिए क्या कहा गया है कि एम जो है वो डी की सिस्टर है, एम कौन है यहाँ पर, सिस्टर है, और यहाँ पर देखिए आर इज ब्रदर ऑफ डी, और आर जो है उसे ब्रदर कहा गया है। आर कौन है यहाँ पर, ब्रदर है डी का। उसके बाद क्या कहा गया है कि एफ इज फादर ऑफ एम, यानी यहाँ पर ये जो एफ है ये एम के फादर हैं, और टी जो है आर की मदर है। ओके, टी जो है वो क्या है, आर की मदर है। तो यानी फादर और मदर हो गए एम, डी और आर के ये। तो यहाँ पर एम सिस्टर है और आर ब्रदर है ये बताया गया है, लेकिन जो डी है ये भाई है या बहन है ये नहीं बताया गया। तो वो सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है एम का, यानी ये दोनों एफ और एम हस्बैंड एंड वाइफ है। एम, डी और आर इनके 3 बच्चे हैं, उसमें से एम जो है वो लड़की है, आर जो है वो लड़का है, लेकिन डी क्या है ये सही तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो जो डी है वो टी का सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा कि सन और डॉटर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देख लिया अगला सवाल क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर, यानी ये जो गिवन जो वर्ड्स है हमको इनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए पहला क्या है, वीकली, डेली, मंथली, फोर्टनाइटली और बाय मंथली। तो यहाँ पर यानी क्या है, हफ्तावार, रोजाना, माहाना, पखुदा और 2 माहाना। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो डेली आ जाएंगे, यानी सेकेंड वाला पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, फिर सेकेंड वाले के बाद वीकली यानी फर्स्ट वाला आएगा। वीकली के बाद देखिए जो फोर्थ नाइटली है चौथा वो आएगा। फोर्थ नाइटली का मतलब क्या होता है, 14 डेज, कितना होता है, 14 डेज होता है फोर्थ नाइटली का मतलब, यानी 14 लगातार 14 दिन को कहा जाता है फोर्थ नाइटली। ओके, तो चौथा यहाँ पर उसके बाद आएगा, यानी पहला आ जाएगा डेली सेकंड नंबर वाला, उसके बाद आ जाएगा वीकली यानी हफ्तावार, उसके बाद आ जाएगा फोर्टनाइटली यानी पखुदा, और उसके बाद आएगा फिर यहाँ पर मंथली, यानी मंथली का क्या नंबर है, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर उसके बाद आएगा यहाँ पर मंथली, और लास्ट में आएगा बाय मंथली, बाय मंथली यानी 2 महीने। तो पांचवा लास्ट में आएगा। तो किस तरह से सीक्वेंस तैयार हो रही है फिर ये, क्या आ रहा है, पहले सेकेंड वाला आ रहा है, उसके बाद फर्स्ट वाला आ रहा है, उसके बाद फोर्थ वाला आ रहा है फोर्टनाइटली, उसके बाद जो है थर्ड वाला आ रहा है मंथली, और उसके बाद पांचवा आ रहा है बाय मंथली। तो यहाँ पर इस तरह से बन रहा है सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड फिफ्थ। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, यानी सीक्वेंस में हमको उसको अरेंज करना है। तो रोजाना यानी 1 दिन होता है, हफ्ता यानी 7 दिन होते हैं, पखुदा यहाँ पर फोर्टनाइट यानी 14 दिन होते हैं, 1 महीने में 30 दिन,
और 2 महीने 60 दिन। तो इस तरह से लॉजिकली इसका अरेंजमेंट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। हमको यहाँ पर सीरीज को कंप्लीट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जी और जे के बीच में हम देखते हैं कि जी के बाद क्या आता है, एच और आई आता है, यानी फिर जे है। कितने छूटे हैं, 2 छूटे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जी और जे में कितने का गैप है, 2 का गैप है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं हम 2 का गैप है। अब जे से एन के बीच में कितने का गैप है, देखिए तो जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के एल एम, फिर आता है एन, यानी कितने का गैप है, 3 का। तो उसके बाद कितने का गैप है, 3 का। अब एन के बाद क्या है, क्यू, एन के बाद क्या आता है, ओ पी और फिर क्यू, यानी कितने का गैप हो गया, 2 का, यानी अगेन 2 का गैप। अब क्यू से यू तक कितने हैं, क्यू के बाद क्या आता है, आर एस और टी, उसके बाद आता है यू, यानी कितने का गैप है यहाँ पर, 3 का गैप है। यानी अगले वाले में फिर कितने का चाहिए, 2 का। इसके यहाँ पर 3 का है ना, तो अगले वाले में कितने का चाहिए, 2 का। यानी यू के बाद क्या आता है, फिर यू के बाद आता है, यू के बाद वी डब्ल्यू, और फिर अगला होना चाहिए यहाँ पर एक्स, यानी ये 2 छोड़कर। तो सही जवाब क्या होगा इसका, एक्स। देखिए सही जवाब है इसका एक्स, ये बी जो है सही जवाब होगा। यानी जो गैप है वो कैसा दिया गया है, पहले 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में गैप नजर आ रहा है, हमको डिफरेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स जो है इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके आप बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।